बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, गुप्त राजवंश। अब हमारे सामने सबसे पहली बात यह है कि हम ये जानें कि गुप्त राजवंश का समय क्या है, मतलब किस समय से किस समय तक इसने भारतीय राजनीतिक मंच पर अपना अभिनय किया था। तो आप बताओगे कि सर 275 एडी या ईसा पूर्व से, और कब तक? आप बताओगे कि सर 550 एडी के बीच। भारतीय जो राजनीतिक मंच है उस पर अगर किसी ने शासन किया था तो वह कौन था? तो आप बोलोगे कि सर इस समय तक गुप्तों ने भारतीय राजनीतिक मंच पर अपना अभिनय किया था। अब अगर हम लोग इसके बाद का मैटर देखें तो हमारे सामने एक चीज़ आता है कि इसमें कितने वर्ष आ गए। तो आप बोलोगे कि सर इसमें कुल अगर वर्ष आ रहे हैं तो ये वर्ष हैं, देखिए 275 एडी और ये 550, तो इसमें 275 वर्ष आ जाएंगे। 275 एडी में शुरू किया है और लगभग 275 वर्षों तक इन्होंने शासन करके 550 एडी में, ठीक है, इनके शासन का अंत हुआ है। अब ये जो 275 वर्ष है इसमें से आप 192 वर्ष और उसके बाद शेष वर्ष, तो ये जो 192 वर्ष है ये कहा जाता है गुप्तों का पूर्ववर्ती युग। और इस युग में गुप्त राजवंश का केवल विकास हुआ है। लेकिन ये जो शेष ईयर है और ये जो शेष ईयर है ये क्या है होगा? आप कहेंगे सर इसमें गुप्तों का पतन होगा और ये उत्तरवर्ती गुप्तों का युग है। गुप्तों का युग क्या है? आप कहेंगे कि सर ये है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि ये जो गुप्त लोग हैं इनकी राजधानी क्या है? तो आप कह दोगे कि सर इनकी जो राजधानी है वह दो है, एक पाटलिपुत्र है और दूसरी उज्जैन है। ये जो उज्जैन राजधानी बनी है ये राजधानी किसने बनाया? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने बनाया। सेकंड ने बनाया या विक्रमादित्य ने बनाया। अब ये राजधानी उन्होंने क्यों बनाया था? तो आप बताओगे कि सर पश्चिमी भारत पर बेहतर शासन के लिए, या जो पश्चिमी भारत है इस पर बेहतर नियंत्रण के लिए, या आप कह सकते हैं शकों पर अधिकार करने के लिए या शकों पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने अपनी ये राजधानी बनाया है। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि गुप्तों की भाषा क्या है? तो बच्चों गुप्तों की जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत है और इनकी जो लिपि है ये लिपि देवनागरी है। भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी है। और इसे आप इस तरह से भी जानते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि है। ये क्लियर हो गया? और जहाँ तक धर्म की बात है, ये गुप्तों का धर्म क्या है? आप कहोगे कि सर ये वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। एक बात तो आपका ये आ गया, लेकिन आप याद रखिएगा
वैदिक धर्म में इन्होंने सर्वाधिक प्रशय या संरक्षण किसे दिया है? आप कहेंगे वैष्णव धर्म को इन्होंने सर्वाधिक प्रशय दिया है। और जो इनका शासन है, शासन उसे कहा जाता है गरुड़ मंदक प्रशासन। गरुड़ मंदक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये गरुड़ मंदक प्रशासन क्या है? आप कह दोगे कि सर इसलिए कहा जा रहा है या क्या है? आप कहेंगे कि इनकी जो प्रशासनिक अध्यादेश हैं उस पर गरुड़ की आकृति खुदी हुई थी। क्लियर? तो ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी तो हैं और इनके आदेश पत्रों पर गरुड़ की आकृति भी खुदी हुई है, गरुड़ पक्षी की आकृति भी खुदी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये वैष्णव धर्म के हैं तो असहिष्णु हो गए, मतलब ये सहिष्णु नहीं हैं। तो आप कहिएगा वैदिक धर्म इनका निजी धर्म था, परंतु इन्होंने अन्य धर्मों को भी विकसित होने की पूरी परिस्थितियां प्रस्तुत किया है। जैसे बौद्ध धर्म का भी इनके यहाँ खूब प्रचार प्रसार हुआ था। और दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि यहीं पर जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ था। यहाँ हमको एक चीज़ और याद रखना होगा कि यह वही दौर है, गुप्तों का जो दौर है, यही वो दौर है जब शिव और पार्वती का मिलन दिखाया गया है और शिव और पार्वती के इस मिलन को अर्धनारीश्वर कहा गया है, अर्धनारीश्वर कहा गया है। क्लियर? और बच्चों, अर्धनारीश्वर मतलब स्त्री और पुरुष क्षमता की बात कर रहा है। आधा नर से और आधा नारी से ही सब कुछ संभव है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अर्धनारीश्वर की जो उपासना का दौर शुरू होता है वो गुप्तों का दौर है। और यही वो दौर है गुप्तों का जब विष्णु का पार्वती से विष्णु का लक्ष्मी से, पार्वती तो गलत बोल गया, विष्णु का लक्ष्मी से संबंध बदला है और लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में दिखाई गई है। ठीक है, अब ये कहाँ पर दिखाई गई हैं? आप कहेंगे कि सर देवगढ़ के दशावतार मंदिर में दिखाई गई हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में दिखाई गई हैं। क्लियर? और बच्चों, यही वो दौर है, मतलब गुप्तों का ही वो ज़माना है या युग है जब त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया है। त्रिदेव का भी कॉन्सेप्ट आया है और त्रिदेव का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप हमारी जुबान पर अगर देखेंगे तो मैटर गलत हो जाएगा। हमने यहाँ कहा था कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट नहीं आया, बल्कि आप कह सकते हैं कि त्रिदेव की मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्लियर? और ये जो ब्रह्मा हैं इनका कार्य बताया गया है कि ये जनरेटर हैं, मतलब सृजक हैं। ये विष्णु को बताया गया कि सर ये संचालक हैं, ऑपरेटर हैं। और महेश को बताया गया कि ये डिस्ट्रक्टर हैं या विनाशक हैं। और हमको ये भी याद रखना होगा कि त्रिदेव का ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये तीनों वर्णों की में सामंजस्य के लिए भी याद किया गया है या बनाया गया है। तीनों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की एकता का भी प्रतीक है। बच्चों, यही वो दौर है जब त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आता है, मूर्तियाँ बनती हैं। त्रिदेव का मतलब है हरिहर, और हरिहर का भी यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है, मतलब हरि, विष्णु और हर, शिव का भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, या मतलब उनकी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। बच्चों, हमें एक और चीज़ जानना होगा। गुप्तों के युग में ही आकर लिंग और योनि का संयुक्तीकरण होगा, लिंग और योनि का संयुक्तीकरण होगा और शिवालय
का जो आधुनिक रूप है, मतलब शिव और योनि का संयुक्तिकरण जो आधुनिक रूप है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर गुप्तों के युग से ही शुरू हो रहा है। हमें आगे जाने से पहले कुछ क्वेश्चन और भी कर लेने चाहिए। आपको ये भी याद रखना होगा कि रामायण का अंतिम संकलन भी गुप्तों के काल में ही हुआ है। गुप्तों के काल में ही अंतिम रूप से रामायण लिखा गया है, उसके बाद इसमें कोई हेरफेर नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बातें? और अब हमको अपनी अगली बातें करनी हैं। वो बातें क्या हैं कि गुप्तों का जो इतिहास है, उस इतिहास को हम लोग जानते कैसे हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं गुप्त इतिहास के जानने के साधन। हम धर्म की बात कर रहे थे, वहाँ पर हमें एक बात और कहनी चाहिए थी जो मैं नहीं कह पाया। वो ये है कि गुप्त युग में ही आकर कृष्ण और विष्णु के संबंध को अलग कर दिया गया था और मथुरा के यादवों ने कृष्ण को अपना देवता बना डाला था। क्लियर? और अब हम लोग जानेंगे गुप्तों के इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं या साधन क्या है। तो बच्चों, हमें याद रखना होगा पूर्व की तरह से दो ही स्रोत हैं। एक है साहित्य और दूसरा है पुरातत्व। साहित्य और पुरातत्व ये दो हमारे स्रोत हैं। अब अगर हम साहित्य को उतारें तो ये हम जानेंगे कि कौन कौन साहित्य हैं जो गुप्त इतिहास को जानने के लिए ज़रूरी हैं। तो साहित्य में हम इन साहित्यों को याद रखते हैं। एक ऐसे कर लेते हैं देसी साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य, यहाँ हमने साहित्य लिख दिया, ठीक है। अब हम आपके सामने ले आ रहे हैं, ये जो जा रहा है मैटर, ये है देसी साहित्य, हम लिख देते हैं, ठीक है। मतलब हिंदुस्तान की सरजमी पर विकसित होने वाला साहित्य, देसी साहित्य। और इन देसी साहित्यों की जो भाषा है वो क्या है? आप कहेंगे कि सर देसी साहित्यों की भाषा संस्कृत है, ठीक है। याद रखिएगा, हमने यहाँ लिख दिया संस्कृत। अब हम लोग देशी साहित्यों में किन की बात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग नाटक की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मृतियों की बात करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक स्मृतियाँ यहीं लिखी गई हैं और पुराणों को भी सर्वाधिक रूप में यहीं पूरा किया गया है। और इसके बाद हमारे सामने आएगा बौद्ध साहित्य, फिर हम लोग देख लेंगे जैन साहित्य, फिर इसके बाद अन्य साहित्य देख लेंगे। अगर हम नाटक में बात करें तो कौन कौन से नाटक हैं जो गुप्तों का इतिहास बताते हैं? तो एक है, दो किताबें आप रख लीजिएगा। तो आप कहेंगे विशाख दत्त, ये लेखक हैं, नाटककार हैं विशाख दत्त। और विशाख दत्त की दो कृतियां हैं, एक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, और दूसरा है मुद्रा राक्षस। ये दोनों ही नाटक हैं और इन दोनों नाटकों से ही रामगुप्त की ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है। गुप्त शासक, ठीक है, रामगुप्त की ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है। खैर अभी ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, मतलब रामगुप्त की ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है। क्लियर? और इसके साथ साथ शूद्रक हैं, शूद्रक
और शूद्रक की एक महत्वपूर्ण नाटक है और वो है मृच्छकटिकम। कटिकम आप देखेंगे कि ये किताब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है, क्योंकि इससे गुप्तों की टूटती हुई बड़ व्यवस्था की जानकारी मिलती है। एक और आता है बज्जिका, एक लेखिका है और बज्जिका का जो नाटक है वो है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव ये इनका नाटक है। अब बच्चों, इस नाटक के द्वारा बज्जिका गुप्तों के वर्ण का निर्धारण करने की कोशिश करती है। फिर कालिदास की किताबें आएंगी, कालिदास के नाटक आएंगे। अब जो कालिदास के नाटक हैं उसमें आप जानते ही हैं, कालिदास के जो नाटक हैं हम आपको बता देते हैं। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है कालिदास का। दूसरा है कुमार संभव और ऋतु संहार, ये तीसरा नाटक है इनका। फिर रघुवंशम भी है, रघुवंशम है। और इसके अतिरिक्त मेघदूतम इनकी प्रसिद्ध कृति है या नाटक है, मेघदूतम। क्लियर। और एक और प्रसिद्ध नाटक इनका है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। और ये जो नाटक हैं ये बहुत ही उत्कृष्ट नाटक हैं और यही सब लिटरेचर है जो गुप्त युग को साहित्य का स्वर्ण युग बना डालते हैं। मतलब जिस प्रकार से साहित्यिक उपलब्धियां गुप्तों के काल में प्राप्त की गई वह पूर्व में नहीं प्राप्त हो सकी थी। इसीलिए गुप्तों का युग साहित्यिक स्वर्ण युग है। स्मृतियों में हमको 3 स्मृतियों को जानना चाहिए। पहली चीज तो स्मृतियां क्या हैं? आप कह देंगे सर प्राचीन हिंदू कानून है। क्या है? प्राचीन हिंदू धर्म के कानून हैं। फिर जो स्मृतियां हैं उसमें आपको ये याद रखना होगा, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। और इन स्मृतियों से गुप्तकालीन समाज की, उनके आर्थिक स्थितियों की जानकारी हमें मिलती है। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन भी गुप्तों के काल में ही होता है। और पुराणों में हमें याद रखना होगा वायु पुराण, इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण, एक और पुराण भी हम लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, ब्रह्मांड पुराण। क्लियर। और बौद्ध साहित्य में आर्य मंजूश्री मूलकल्प है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। लेखक तो इसका नहीं बताया जा सकता। इसके अतिरिक्त वसुबंध चरित्र है, वसुबंधो चरित्र है। क्लियर। और अब इसका भी लेखक विवादास्पद है। अब हम लोग जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जिनचंद सूरी की एक किताब है हरिवंश पुराण। जैन साहित्य में एक किताब आती है, महत्वपूर्ण किताब आती है और उसका नाम है हरिवंश पुराण। किसकी है ये? जिनचंद सूरी की है। अब बच्चों अन्य में आता है कि अन्य क्या लिटरेचर्स हैं जिनसे हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। तो आप याद रखिएगा, एक किताब आती है वात्स्यायन का कामसूत्र। वात्स्यायन का कामसूत्र आता है।
कामसूत्र और बाणभट्ट के हरचरित्र भी आते हैं। रामगुप्त की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती है कि रामगुप्त नामक कोई शासक था। इसके अतिरिक्त राजपूत कालीन शासक राजशेखर आते हैं और इनका जो ग्रंथ है वो है काव्य मीमांसा, और इससे भी रामगुप्त की ऐतिहासिकता को जानना आसान हो जाता है। अब बच्चों, जब हम इनको जान गए तो हमें छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को, तो हम एक चीज़ और जान लेते हैं, अरबी लिटरेचर्स। तो अरबी लिटरेचर्स में कौन कौन लिटरेचर्स हैं जिसके द्वारा हम गुप्तों का इतिहास जानते हैं? तो दो किताबें हैं, एक है मजमल उत तवारिक और दूसरा है अबुल हसन अली। तो देखिए, जो मजमल उत तवारिक है यह किसकी है? अबुल हसन की है। अबुल अबुल हसन की है ये। अरे सॉरी, गलत लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, अबुल हसन अली। और यहाँ देखिए अरबी में दो लिटरेचर हैं, एक है मजमल उत तवारिक, ये अबुल हसन अली की है, और दूसरी जो है वो है तहकीक ए हिंद। सॉरी, मैं गलती से बोल गया था, तहकीक ए हिंद। और तहकीक ए हिंद यह अल-बरूनी की किताब है, जिसे हम लोग भारत की खोज भी कहते हैं। अल-बरूनी की ये किताब है, ठीक है। अब बच्चों, हमारे सामने जो विदेशी साहित्य है उसके अंदर क्या है वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इन विदेशी जो साहित्य हैं उसको पढ़ना जरूरी है, उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो विदेशी साहित्य में हम लोग मुख्यतः क्या ला रहे हैं? तो आप कहेंगे सर चीनी साहित्य लाएंगे। विदेशी साहित्य में चीनी साहित्य ला रहे हैं, ठीक है। और आप विदेशी साहित्य में, सॉरी मैंने फिर से गलत बोल गया था, विदेशी साहित्य में अरबी साहित्य भी आएगा और चीनी साहित्य भी आएगा। सॉरी, विदेशी साहित्य में दोनों आएंगे, एक तो अरबी साहित्य भी, अरब को भारत का तो है नहीं भाषा, तो अरबी साहित्य भी आएगा और चीनी साहित्य भी आएगा। तो अगर अब हम चीनी साहित्य की बात करें तो चीनी साहित्य में कौन कौन आएगा? एक आएगा फाहियान। ये कौन है? तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, भारत आने वाला पहला चीनी है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री है। और फाहियान की जो किताब है उसका नाम है फो क्यू की, ये इसकी अपनी किताब है। और दूसरी जो किताब है, बी पॉइंट हम लिखते रहे हैं, CU की, ये जो किताब है यह किसकी है? आप कहेंगे सर ये तो वेनसांग की है। वेनसांग की है ये। वेनसांग को हमने इसके पहले ही बताया था कि इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे सामने C पॉइंट आता है और वो है, ठीक है, इत्सिंग, ठीक है। तो इत्सिंग की है कायो, इत्सिंग। तो इत्सिंग का जो लिटरेचर है वो क्या है? तो आप कहेंगे काऊ, लिखिए फा, ठीक है। फिर क्या है? काओ। ये है इत्सिंग का लिटरेचर। और इत्सिंग जो है 673 से लेकर के और 693 तक भारत में रहता है, ठीक है। और अगर आप इनको जान गए
तो अब हमारे सामने एक पॉइंट बनता है और वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है यहाँ। तो आइए देखते हैं क्या है पुरातात्विक स्रोत। साहित्य के साथ साथ जो दूसरा स्रोत है इनको जानने का वो है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा? गुप्तों के इतिहास को बताने वाले पुरातत्व या पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें आप लाएंगे अभिलेख को, उसके बाद आप लाएंगे मोहरों को, ठीक है। फिर आप क्या लाएंगे? सिक्कों को लाएंगे, क्लियर। फिर आप स्मारक को लाएंगे और स्मारकों के बाद आप मूर्तियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब मूर्तियों की बात आएगी तो हमें चर्चा करना पड़ेगा इस मंदिरों की भी। खैर स्मारक में ये दोनों सब चीज़ें आ जाएंगी। मूर्तियाँ और मंदिर स्मारक में ही रख सकते थे आप, ठीक है। लेकिन हम लोग अंदर चल कर के पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले हमारे सामने ज़रूरी है कि हम अभिलेख के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लें, ठीक है। तो देखिए जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, महत्वपूर्ण गुप्तकालीन जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए जो गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उसको जानने से पहले आप एक नाम याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिन्हें प्रोफेसर विसेंट स्मिथ ने क्या कह डाला था? तो आप कहिएगा प्रोफेसर विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन तक कह डाला था। जब आप इस चीज़ को जान गए तो अब आपके सामने एक प्रश्न और उत्पन्न हो जाता है कि समुद्रगुप्त पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभिलेखों के उत्कीर्णन की परंपरा को शुरू किया है। अभिलेखों को खुदवाने या उत्कीर्ण करने की परंपरा को किसने शुरू किया है गुप्तों में? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त। मैं केवल गुप्त वंश की बात कर रहा हूँ। और जो समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं उसमें प्रमुख अभिलेख की बात हमने किया तो आप कहेंगे कि सर प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है एरण अभिलेख। तीसरा आता है नालंदा और चौथा है गया। तो ये समुद्रगुप्त के अभिलेखों को हमने एक जगह पर ला करके रख दिया है। अब अगर हम समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे की बात करें, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की बात करें, तो उनका जो अभिलेख है यहाँ हम लिख देते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य इन्होंने क्यों कहा जाएगा, हम लोग चर्चा करेंगे कि शकों को हराने के बाद इन्होंने इसी उपाधि को धारण किया था। और हमने आपको बताया था कि पहला विक्रमादित्य कौन था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य हैं इनके जो प्रसिद्ध अभिलेख हैं उसमें है मथुरा स्तंभ लेख, ठीक है। और ये इनके राज्याभिषेक के 5वें वर्ष का है। खैर छोड़िए। उदयगिरी अभिलेख और इसके बाद आता है, ठीक है, ये उदयगिरी गुहालेख है। ये गुहालेख ये किसके काल का है वो आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है। फिर एक चीज आता है मेहरौली लौह स्तंभ। बच्चों ये जो मेहरौली लौह स्तंभ है ये एक चीज का प्रमाण है, वो ये है कि गुप्तों के काल में
जो धातु या मेटलिक आर्ट है ये चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और मेहरौली लौह स्तंभ आज के भी जो केमिस्ट हैं या रसायनविद हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज भी यह जंग रहित या रस्ट लेस है। एक और पॉइंट आता है सांची, सांची अभिलेख, ठीक है, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के काल का ही अभिलेख है। और अब हम लोग देखते हैं इनके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड के जो बेटे हैं वो है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त को जानने से पहले हमको याद रखना होगा, कुमारगुप्त फर्स्ट को जाने हम लोग, इसके पहले हमको ये याद रखना होगा कि गुप्तों में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? आप कहेंगे कुमारगुप्त के ही है। क्लियर? और कुमारगुप्त का जो प्रसिद्ध अभिलेख है वो बिलसड़ अभिलेख है, बिलसड़ अभिलेख है। क्लियर? उसके बाद है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर मालवा में है अभिलेख, और यही मंदसौर अभिलेख है जो गुप्तों के काल का सबसे बड़ा अभिलेख है और यह सूर्य की पूजा के साथ शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद है तुमैन अभिलेख। अभिलेख हम लोग ये भी जान लें, ग्वालियर में है तुमैन अभिलेख। और तुमैन के बाद एक और आता है करमदंडा, करमदंडा अभिलेख। फिर अगला जो पॉइंट आता है करमदंडा के बाद वो है मनकुंवर। करमदंडा फैजाबाद में है, मनकुंवर यह इलाहाबाद में है और बुद्ध की मूर्ति पर खुदा हुआ, यहाँ हम ब्रैकेट में कर देते हैं बुद्ध की मूर्ति पर खुदा हुआ है। ठीक है, और आप इन्हीं का अभिलेख है, बांग्लादेश से पाया जाता है धनदेई अभिलेख। और दामोदर और तीसरा है बेग्राम अभिलेख। बच्चों ये तीनों अभिलेख ताम्रपत्र पर हैं या कॉपर टैबलेट के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हमको एक नाम और याद रखना चाहिए, स्कंदगुप्त को भी। और स्कंदगुप्त के जो अभिलेख हैं उसमें दो ही आप याद रखिएगा, फिर बाद में हम लोग इसको बढ़ाएंगे। जूनागढ़ अभिलेख और सुफिया अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और सुफिया अभिलेख। क्लियर है? लेकिन अब हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि हम इस मैटर को शुरू करें या इसके बारे में जानें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब तक अभिलेखों से कितने क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा चुका है, गुप्तों का वह शासक जिसने अभिलेखों के उत्कीर्णन की परंपरा को शुरू किया था वह कौन है? आप कहोगे कि सर समुद्रगुप्त। मतलब समुद्रगुप्त पहले गुप्त हैं जिन्होंने क्या किया? आप कहेंगे कि सर उन्होंने अभिलेखों को उत्कीर्ण कराने की परंपरा को शुरू किया था। क्लियर है बच्चों? ठीक है, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक है। आप इसके बाद क्या करिएगा? इसके बाद आप दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, गुप्तों के अभिलेखों की जो भाषा है वह क्या है? तो आप बोलोगे कि सर संस्कृति है, संस्कृत है, लिपि देवनागरी है। ठीक है ना? और अब हम लोग एक और चीज़ जानेंगे कि जो मनकुंवर अभिलेख है, मनकुंवर अभिलेख पूछते रहते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। मनकुंवर अभिलेख ये प्रयागराज में है या इलाहाबाद में है और यह बुद्ध की प्रतिमा पर है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, बुद्ध की प्रतिमा पर है। जब आप इस चीज़ को जान गए तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो करमदंडा अभिलेख है, ये करमदंडा अभिलेख कहाँ है? आप कहेंगे फैजाबाद में है सर, और यह शिव की प्रतिमा पर खुदा है, शिव की प्रतिमा पर खुदा है। ठीक है, और एक और बड़ा अभिलेख आएगा और वो है मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख। और बच्चों ये जो मथुरा अभिलेख है ये भैरव की प्रतिमा पर खुदा है,
भैरव की प्रतिमा पर खुदा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप एक चीज़ जान चुके हैं कि गुप्तों के काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? कुमारगुप्त के हैं। और ये भी आप जान चुके हैं कि कुमारगुप्त पहले शासक हैं जिन्होंने ताम्र अभिलेख खुदवाए हैं या निर्मित कराए हैं, और इनके ताम्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? बांग्लादेश से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन ताम्र अभिलेखों पर है क्या? आप कहेंगे कि सर इस पर अनुदान, भूमि अनुदान या राजकीय अनुदान दिए जाने की जानकारी निहित है। ठीक है, अब हमको एक और बड़ी बात याद रखनी है। ठीक है, वह कौन सा अभिलेख है जिस पर टैक्स की सूचना मिलती है? टैक्स मतलब कर की सूचना मिलती है। आप कहेंगे कुमारगुप्त का बिलसड़ अभिलेख। कुमारगुप्त का जो बिलसड़ अभिलेख है, ये हमारे लिए हाईलाइट करना होगा कि जो बिलसड़ अभिलेख है इस पर करारोपण की जानकारी मिलती है, मतलब जो कर हैं वो लगाए गए हैं। और एक हमने वैसे चर्चा कर लिया है मेहरौली लौह स्तंभ, और मेहरौली लौह स्तंभ क्या है? आप कहेंगे गुप्तकालीन जो धातु कला है इसके चरमोत्कर्ष की सूचना देता है वो। ठीक है, और अब हमको एक और चीज़ जानना होगा, और वो क्या है? इन गुप्तों के शासक, गुप्तों के जो शासक हैं, ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं गुप्त राजवंश में पहला पॉइंट हमारे बीच आ रहा है, और वह है गुप्त राजवंश का संस्थापक। तो आइए देखते हैं गुप्त राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, जो गुप्त राजवंश है इसका जो संस्थापक है वह श्री गुप्त है, श्रीगुप्त है। ठीक है, और अगर हम इनका समय देखें तो ये 275 AD या ईस्वी है, से 25 साल तक ले जाएंगे आप। इनका जो शासन है वो ये है। लेकिन आप याद रखिएगा, एक नाम आपको याद रखना होगा, इत सिंह। अभी हमने आपको इत सिंह की किताबों की चर्चा किया था, और वो किताबों का क्या नाम बताया था आपको इत सिंह की? ठीक है, तो आप फिर से हम आपको याद दिला दें, कायो फा कायो, कायो, ठीक है, या काऊ काऊ फा कायो, ये हमने कहा था। और इसी किताब में इत सिंह ने श्रीगुप्त को क्या नाम दिया है? तो आप बोलोगे कि सर चेली कीतो, चेली की तो, चेली कीतो नाम दिया है किसको? श्रीगुप्त को। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि गुप्तों के जो आदि पुरुष हैं, गुप्तों के आदि पुरुष ये श्रीगुप्त ही तो हैं। लेकिन श्रीगुप्त की हैसियत क्या है? हैसियत क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये राजा हैं, या आप कह सकते हैं एक सामंत है। क्लियर हो गया? और अब अगर हम और कोई चीज़ जानते हैं तो वो प्रामाणिकता नहीं है। अब श्रीगुप्त के जो बेटे आते हैं वो हैं घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त, और अगर हम घटोत्कच गुप्त की बात करते हैं तो इनका जो समय आएगा वो आएगा 300 से 319 AD। क्लियर? अब देखिए, जो घटोत्कच गुप्त हैं इनका तो ये समय आपने देखा, लेकिन आप याद रखिएगा दो अभिलेख हैं। एक है स्कंद गुप्त का सुपिया अभिलेख, सुपिया अभिलेख। क्लियर? और दूसरा है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती गुप्ता। इनका दो अभिलेख है, एक है पूना ताम्रपत्र और दूसरा है रुद्रपुर ताम्रपत्र। रुद्रपुर ताम्रपत्र
इन दोनों की शुरुआत कहाँ से होती है? आप कहेंगे सर उसमें श्रीगुप्त का नाम नहीं है। तो इन दोनों अभिलेखों के आदि पुरुष किसे बताया गया है? घटोत्कच गुप्त को बताया गया है। इसमें श्रीगुप्त का नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको हमें याद रखना होगा, घटोत्कच गुप्त के बाद आने वाला जो शासक है इनका बेटा है, और उस बेटे का नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। तो बच्चों, हमको चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में सीखना है। देखिए, हमारे सामने पहला जो पॉइंट आएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, वो ये देखिए क्या है, फर्स्ट। तो हम लोग को पहली चीज आपको याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वह 319 से शुरू करना है, और कहाँ जाना है? आप कहोगे कि सर 350 एडी तक जाना है या ईस्वी तक जाना है। क्लियर? लेकिन हमको यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम पॉइंट में इस मैटर को निकाल सकते हैं। पहली बात तो आप याद रखिएगा, ये 319 लिखा है। चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्तों के पहले शासक हैं जिन्होंने गुप्त संवत चलाया है। गुप्त संवत चलाया है। कब चलाया है? ये देखिए लिखा है 319 एडी में या ईस्वी में चलाया है गुप्त संवत। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक गुप्त संवत क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 319 एडी, 319 एडी। और आपको ये भी याद रखना होगा कि गुप्त संवत को आप वल्लभी संवत भी कह सकते हैं, क्योंकि वल्लभी संवत भी, ठीक है, 319 एडी से ही शुरू होता है। क्लियर हो गया? और अब सेकंड पॉइंट हमको याद रखना है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्तों के पहले शासक हैं। गुप्तों के पहले शासक हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया है। कौन सी उपाधि को धारण किया है? महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया है। किसने? गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। अब यहां एक प्रश्न आता है कि एक सामंत, एक छोटा सा सामंत का बेटा वो महाराजाधिराज कैसे बन गया, राजाओं का राजा कैसे बन गया? तो बच्चों आप याद रखिएगा, इसके प्रमाण में हम कहेंगे कि सर विवाह नीति के आधार पर, या विवाह करके ये राजाओं का राजा बन गया। तो वह किससे इसने विवाह किया जिसने उसको इतना महान बना दिया? तो आप कहेंगे कि सर लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। कौन है ये लिच्छवी? आप जैसा कि गुप्तों के काल से ही पढ़े चले आ रहे हैं लिच्छवी को, लिच्छवी राजवंश। तो लिच्छवी राजकन्या है कुमार देवी। उसी कुमार देवी से इन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने विवाह करके और गुप्तों को क्या किया? राजाओं की श्रेणी, महाराजाओं की श्रेणी में, महाराजाधिराज की श्रेणी में, ठीक है, स्थापित कर दिया। ठीक है, राजाओं के राजा के रूप में स्थापित कर दिया। अब आप कहेंगे इस विवाह का प्रमाण कहाँ दिया गया है? तो आप कहेंगे सर इस विवाह के प्रमाण के रूप में हम विवाह प्रकार के सिक्के को लाते हैं। विवाह प्रकार के सिक्के को लाते हैं। तो अब जो ये विवाह प्रकार का सिक्का है, ठीक है, इस पे क्या बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये सोने का सिक्का है और इसका ये मुख्य भाग है और ये इसका पृष्ठभाग है। तो जो मुख्य भाग है इस पर क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर इस पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी, चंद्रगुप्त हैं और कुमार देवी हैं,
ये चंद्रगुप्त लिख लीजिएगा, गुप्त और कुमार देवी हैं। तो इसमें सगाई की सूचना मिलती है, क्योंकि कुमार देवी के हाथों में चंद्रगुप्त क्या कर रहा है, रिंग या ठीक है अंगूठी को डाल रहा है, मतलब अंगूठी को पहना रहा है। क्लियर हो गया। और जो पृष्ठभाग है इस पर क्या है, तो आप कहेंगे शेर पर सवार दुर्गा है, शेर पर सवार दुर्गा है। और नीचे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे कि इसी पर लिखा है लिच्छवियः, लिच्छवियः लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है ठीक है कि लिच्छवियों का परिचय तो आप याद रखिएगा, राजचिन्ह क्या है, यही है, शेर पर सवार दुर्गा, नीचे लिच्छवियः लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिच्छवियों से विवाह के द्वारा ठीक है उसने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाया। ठीक है, और एक सामंत से उठ करके ये कहाँ आ गया, आप कहेंगे महाराजाधिराज की कोटि में आ गया। बच्चों, अगर हम इसके बाद अगर चाहें कि विवाह की प्रामाणिकता को दिखाना चाहें, तो आप कहोगे कि सर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्र गुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त अपना परिचय क्या देता है, तो समुद्रगुप्त कहता है मैं लिच्छवीय, कह रहा है कि मैं लिच्छवी दौहित्र हूँ, दौहित्र हूँ, मतलब मैं लिच्छवी दौहित्र हूँ। दौहित्र मतलब बेटी का बेटा हूँ। तो इससे क्या लग रहा है, इसका मतलब ये है कि यह माँ को ज़्यादा महत्व दे रहा है और पिता को नहीं। क्यों भाई, इसको तो कहना चाहिए था कि मैं महाराजाधिराज चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा हूँ, लेकिन यह कह रहा है कि मैं लिच्छवी कन्या का बेटा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, सीधी सीधी सी बात हो गई कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कुछ भी बना था वह किसके सहयोग से बना था, आप कहेंगे लिच्छवियों के सहयोग से ही बना था। ठीक है, इसीलिए समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र कहने पर क्या कर रहा है, अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हमें और भी जानना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय क्या है, क्या क्या उन्होंने युद्ध किया है। तो आप कह दीजिएगा सॉरी सर, नहीं बताया जा सकता। ठीक है, और अब हमको महत्वपूर्ण टॉपिक जानना है और वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त करिए बस, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो समय लिखेंगे आप, वो क्या लिखेंगे,